नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको रंजीत और कोमल की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम रंजीत है, मैं 37 वर्ष का हूँ। मेरे एक छोटा भाई भी है, उसका नाम निखिल है। मैं एक कपड़े की फैक्ट्री चला रहा था और उसी फैक्ट्री में मेरा छोटा भाई निखिल भी काम करता था। आज मेरे छोटे भाई की शादी थी। उसकी पत्नी का नाम नीतू था। वो बहुत ही खुश लग रहा था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आ गया कि क्यों ना मैं भी अपना घर बसा ही लूं, क्योंकि मैं अच्छा खासा कमाता भी था। जबकि मेरा छोटा भाई तो मेरे पास ही काम करता था और उम्र में मुझसे 10 साल छोटा भी था। मैंने अगले ही दिन माँ से बात की और बोला कि माँ, मेरी भी शादी करा दो। 37 साल का तो हो चुका हूँ, यूं ही उम्र बीत जाएगी तो हाथ मलता रह जाऊंगा। माँ जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि शाम, तुम्हारे मन में शादी का विचार कहाँ से आ रहा है, और जल्दी भी किसी बात की? अभी तो तुम्हारे छोटे भाई निखिल की शादी है, अभी इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। ऐसे में तुरंत दूसरी शादी कैसे मुमकिन हो सकती है? मेरे चेहरे पर चिंता की लकीर साफ झलक रही थी। मैं बोला कि निखिल से बड़ा मैं था। रीति रिवाज के मुताबिक आप मेरी शादी पहले करते, लेकिन आपने तो मेरे बारे में सोचा ही नहीं। अब मैं अपनी फिक्र ना करूं तो क्या पड़ोसी मेरी फिक्र करेंगे? माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही झलकती रहती थी। अब भी वो मुस्कुराकर बोली कि क्यों फिक्र करता है मेरे बच्चे, तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ निकालूंगी। निखिल की शादी तो मैंने इसलिए की है क्योंकि वो ठीक से कोई काम धंधा तो करता नहीं है। बीवी अगर आ जाएगी तो सिर पे जिम्मेदारी आ जाएगी। मैंने सिर हिला दिया तो माँ उठकर मेरे लिए एक गिलास पानी और 2 गोलियां ले आई थी। वो बोली कि इसे खा लो। मैंने चेहरा बिगाड़ते हुए कहा कि माँ, आप हर रोज मुझे ये कड़वी गोलियां क्यों खिलाती हो? तो माँ बोली कि रंजीत, तुम तो ये गोलियां बचपन से खा रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें गुर्दे की तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा है कि जरा सी लापरवाही की तो बना बनाया इलाज बिगड़ जाएगा। फिर सोचो तुम्हारी शादी मैं कैसे करूँगी। मैंने हंसकर वो दवाई खाई और अपने काम पर आ गया था। निखिल की बीवी बहुत अच्छी लड़की थी, मेरी बहुत ही इज्जत करती थी, मुझे भैया भैया कहते नहीं थकती थी। जब निखिल बाहर से आता था तो गुलाब की तरह खिल जाती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी भी बीवी हो और मेरे लिए अलग अलग तरह का खाना बनाए, मेरे घर आते ही खुश हो जाए। लेकिन माँ इस तरह से मेरी शादी की बात को टाल रही थी कि मैं अभी 10 साल का ही हुआ हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि माँ मेरी शादी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं बिजनेस में जो भी मुनाफा कमाता था वो पूरा माँ के हाथ में ही ला के देता था, और उनको ये डर होगा कि बीवी आ जाएगी तो मेरा बेटा बदल जाएगा। मैंने माँ से कई बार शादी के बारे में कहा तो आखिर मजबूर हो गई और मेरे लिए लड़की ढूंढने लगी थी। बहुत लड़कियां देखने के बाद माँ को कोमल नाम की लड़की पसंद आई थी। माँ ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई तो मैं खुशी से उछल ही पड़ा था। वो इतनी हसीन थी कोई जवाब ही नहीं। मैंने माँ को हाँ कर दी तो मेरी शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। सोच सोच कर ही दिल खुश हो जाता था कि कोमल मेरी बीवी बनकर इस घर में चलेगी फिरेगी, मेरा ख्याल रखेगी। शादी का दिन आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। निखिल मुझे कहता था कि भैया, अपनी आज़ादी को इस तरह कुर्बान मत करो, बीवियां आज़ादी कैद कर लेती हैं। दूर बैठी निखिल की बीवी उसे घूर कर देखती तो वो मजाक में हंस देता था। हम बारात लेकर पहुँचे तो दुल्हन बनके सजी कोमल को मेरे साथ बिठा दिया गया था। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शादी की रस्म पूरी हो गई और फिर दुल्हन की विदाई का समय हो गया और हम घर वापस आ गए। मुझे मेरे चचेरे भाइयों ने घेर लिया। रात होने लगी थी मगर उन्होंने मुझे दुल्हन के कमरे के अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं दी। रात को 10 बजे माँ ने सभी को घर भेज दिया और मुझे भी मेरे कमरे में भेज दिया था।
मैं कमरे में गया तो कोमल सुहागन के पल्लू में मेरे इंतजार में बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया तो वो रोते हुए बोली कि पिछले 2 घंटे से मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप भगवान के लिए मुझे अस्पताल लेकर चलिए। मुझे कोमल पर बड़ी दया आ गई। मैं उसे संभालते हुए बाहर लेकर आया। अस्पताल में लेकर गया तो डॉक्टर ने इमरजेंसी में डिलीवरी वार्ड में दाखिल कर लिया था। ये देख के मैं हैरान हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। लगभग 4 घंटे में यूं ही बैठा रहा था, तभी नर्स आकर बोली कि मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। ये बात मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर थी। ऐसे कैसे हो सकता था? इतना बड़ा धोखा। वो नर्स मेरे तरफ देख कर बोली कि आपकी बीवी आपसे मिलना चाहती है। मैं नर्स के पीछे पीछे चल पड़ा था। बेड पे कोमल आराम से लेटी हुई थी। मेरा दिल कर रहा था कि थप्पड़ मार मार कर इसकी जान ही निकाल दूं। मैं बोला कि कोमल, किसका गुनाह लेकर तुम मेरे घर आ गई हो? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई इतना बड़ा धोखा देते हुए? हाँ, लेकिन तुम बेफिक्र रही। मैं जानता हूँ कि तुम जैसे धोखेबाजों से कैसे निपटा जाता है। मैं तुम्हें अभी तलाक देके आज़ाद कर देता हूँ। मेरी ये बात सुनकर कोमल के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई थी। वो उठ के मेरे पास आई और मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी और मुझसे इस तरह अपनी ज़िंदगी से बेदखल मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन आप मुझे इस तरह धुतकार देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? आप मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, तब तक मैं अपने ठिकाने का इंतजाम कर लूँगी। रंजीत, आज अगर आपने मेरी इज्जत बचा ली तो क़यामत के दिन भगवान आपकी मदद जरूर करेगा। कोमल के इन शब्दों ने मुझे हिला कर रख दिया था। हम रोज़ अपने ज़िंदगी में कितना ही गुनाह करते हैं, लेकिन भगवान उस पर पर्दा करके हमें बदनामी से बचा लेता है। तो मैं कौन होता हूँ अपनी बीवी को यूं सरेआम बदनाम करने वाला? मैंने बोला कि ठीक है कोमल, 1 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास। कोमल रोते हुए हंसती थी, फिर बोली कि रंजीत, आप कभी भूल कर भी बेटे की शक्ल मत देख लेना, नहीं तो गजब हो जाएगा। अब भला मुझे बीवी के बच्चे से क्या ही मतलब था जो मैं उसकी शक्ल देखते रहता। इसलिए मैंने कोमल से वादा कर लिया तो वो बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। अब सबसे ज़्यादा डर मुझे अपने घर वालों के सवालों का था कि भला उनसे मैं क्या ही कहूँगा कि शादी की पहली ही रात मेरी घर बच्चा कैसे पैदा हो गया। कोमल शायद मेरी सोच में डूबी शक्ल देख के समझ चुकी थी, इसलिए वो बोली कि रंजीत, आप घर वालों की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, उन सबको मैं संभाल लूँगी। कोमल की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज दे दिया था। हम दोनों सुबह जब घर पहुँचे तो लिविंग रूम मेहमानों से भरा हुआ था। सब हमें देखकर चौंक गए थे, जबकि फिक्र से मेरा हाल बुरा हो चुका था। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है रंजीत, तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? कोमल आगे बढ़ी और बोली कि माँ जी, रात को अचानक मेरा पानी पूरी खाने का मन हो गया था। मैंने रंजीत से जिद की तो वो मुझे अपने साथ ले गए। फिर हम गार्डन चले गए तो गार्डन के पिछले हिस्से में हमें ये नवजात शिशु की आवाज़ आने लगी। हमने जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो ये नन्हा सा बच्चा चादर में लिपटा हुआ बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैं इसे अपने साथ लेकर घर आई हूँ। लिविंग रूम में मौजूद सब लोगों को मानो जैसे कि सांप ही सूंघ गया था। माँ आगे बढ़ी और उन्होंने कोमल की हाथ से बच्चे को ले लिया और बोली कि रंजीत, तुम जानते हो ना, यूँ मिलने वाले बच्चे गुमनाम बाप की निशानी होते हैं। तुम इस बच्चे को अपना नाम, अपनी मोहब्बत तो दे सकोगे ना? मैंने नाम में सिर हिला दिया और बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, ये आपकी बहू का कारनामा है। इतना कहकर मैं अंदर चला गया था। शादी के बाद वाला फंक्शन हमने कैंसिल कर दिया था और खाना अनाथ आश्रम में भेज दिया था। सब मेहमान अपने अपने घर लौट गए थे और मैंने भी वापस काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ था मेरे साथ। बीवी हर वक्त अपने बच्चे में ही उलझी रहती थी
और यूं अपने बेटे का चेहरा छुपाती थी जैसे कि वो कोई और ही हो। मैं परेशान सा रहने लगा था, जबकि निखिल और उसकी बीवी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। निखिल की बीवी पेट से थी। कोमल ने अपने बेटे का नाम विंकू रखा था। माँ भी विंकी के साथ घुल मिल गई थी। वो अक्सर मुझे समझाया करती थी कि रंजीत, अगर दिल बड़ा करके इस बच्चे को घर ले ही आए हो तो इससे यूं ही दूरी मत बना के रखो। नेकी करने के बाद उसे दरिया में मत डालो। मैं माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। मैं कपड़े की एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री चला रहा था। निखिल को भी मैंने उसी फैक्ट्री में काम पे रखा था और कुछ महीनों से मेरा काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, मगर अब तो जैसे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मुझे लगने लगा था कि शायद ये सब उस बच्चे के आने की वजह से ही हुआ है। कोमल का ये बच्चा बहुत अच्छी किस्मत वाला है। मैं अब कोमल को वापस जाने को भी नहीं कहता था कि कहीं फिर मुझे धंधे में नुकसान ना सहना पड़े। मेरा दिल कहता था कि मैं कोमल और उसके बच्चों को अपना लूं, मगर दिमाग इस बात के लिए राजी नहीं होता था। मैं इस किस्म की औरत के साथ हरगिज आगे की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था, जो शादी से पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी हो। दोस्तों, इस कहानी की आगे का भाग यानी कि अंतिम भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं अगली कहानी की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।